नमस्कार साथियों, आप सबका स्वागत है ठाकर सेटल ऑफिस में। तो साथियों कैसे हो आप? आई होप साथियों आप सब ठीक होंगे, आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो साथियों जैसे कि आप सबको पता है कि DFCCIL हो गया, ISRO हो गया, फिर अपना बार्क हो गया। साथियों किसी भी इलेक्ट्रिकल एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं तो उसमें साथियों बेसिक इलेक्ट्रिकल 2 से 3 क्वेश्चन हर बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो साथियों जो प्लेटफॉर्म जो रुक्मणी प्रकाशन की जो प्लेटफॉर्म होगा साथियों बहुत ही अच्छी बुक है, जिसमें साथियों आपको मतलब बहुत अच्छे से उसमें फैक्टर बहुत अच्छे से साथियों इसमें निकाल के दिया गया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। जैसे कि इसके पहले वाले जिसमें मैं साथियों इसके आगे का आपको पढ़ा चुका हूँ, ठीक है। तो देख पा रहे साथियों आज का जो सेशन है अपना बेसिक इलेक्ट्रिसिटी का, इसमें साथियों आज है अपना धारा घनत्व, करंट डेंसिटी। तो जानेंगे इसके बारे में क्या होता है करंट डेंसिटी। तो जैसे कि आप देख पा रहे साथियों ये होता है किसी चालक तार में किसी कंडक्टर में अनुप्रस्थ काट के एकांक के क्षेत्रफल से प्रवाहित धारा क्या कहलाती है साथियों? धारा घनत्व कहलाती है। यह एक सदिश राशि है, ठीक है। इसका यहाँ पे डायग्राम भी बना के दिया हुआ है, ठीक है। आगे देखिए साथियों इसको कैसे सूचित करते हैं साथियों? जे से सूचित किया जाता है, ठीक है। इसका इकाई एग्जाम में पूछ लेता है कई बार। तो इसका इकाई क्या होता है साथियों? जे बराबर क्या हो जाएगा? आई मतलब विद्युत धारा बटे का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, ठीक है। आई क्या विद्युत धारा, ठीक है। तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा साथियों? एम्पियर पर सेकंड, एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर। इसका क्या हो जाएगा साथियों? अपना मतलब की यूनिट हो जाएंगे, ठीक है। आगे देखिए साथियों इसके बाद में बहुत ही इंपॉर्टेंट अपना ये सेशन है। देखिए विद्युत धारा के प्रकार, टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। कई बार एग्जाम में इनसे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। तो देखिए ये आपको पता है 2 प्रकार की होती है, AC एंड DC, ठीक है। AC मतलब अल्टरनेटिंग करंट, DC मतलब डायरेक्ट करंट, ठीक है। आप देख पा रहे हैं साथियों ये पहला इसमें लिखा हुआ डायरेक्ट करंट मतलब कि डिस्चार्ज। यह क्या होती है सबको पता है, सिंपल सी बात है, ठीक है। ऐसी विद्युत धारा जिसमें धारा और दिशा का मान नियत रहे विद्युत धारा कहलाती है, ठीक है। इसका देखिए ये क्या होता है, ये सीधी चलती है मतलब, ठीक है। आप सबको पता होगा जनरली ये बैटरी में सेल से यह अपने को क्या होती है प्राप्त होती है, जनरेटर से भी प्राप्त की जाती है, ठीक है। आगे देखेंगे इसका यूज कहाँ कहाँ होता है, आप सबको पता होना चाहिए, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है डीसी का यूज कहाँ कहाँ किया जाता है। तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग में किया जाता है, आर्क वेल्डिंग में किया जाता है, बैटरी चार्जिंग में किया जाता है, इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के प्रचालन में इत्यादि, ठीक है। आगे देखिए साथियों इसके बाद में क्या बोलना चाह रहा है, अपना जो AC होता है अल्टरनेटिंग करंट, ये क्या होता है कैसे काम करता है इसके बारे में भी आपको पूरा का पूरा पता होना चाहिए, ठीक है। अल्टरनेटिंग करंट मतलब इसका आपको डेफिनेशन पता होना चाहिए, ऐसी विद्युत धारा जिसमें धारा और दिशा का मान नियत दर पर परिवर्तित होते रहता है, प्रत्यावर्ती विद्युत धारा या फिर प्रत्यावर्ती अल्टरनेटिंग करंट कहलाती है। जैसे कि साइनसॉइडल वेवफॉर्म आप देख पा रहे हैं, ये इसका क्या है, ये बनाया हुआ है साथियों डायग्राम, ठीक है, कैसे चलती है, ठीक है। तो जैसे कि आप सबको पता होना चाहिए जो अपना इंडिया है साथियों उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी 50 हर्ट्ज है, प्लस माइनस कितना होता है साथियों 3% टॉलरेंस है। तो इसका मतलब ये जो अपना साइनसॉइडल वेवफॉर्म चलती है साथियों ये 1 सेकंड में 50 बार अप एंड डाउन मतलब कि ऊपर से नीचे ऊपर नीचे मतलब कि साथियों 50 बार ये फ्रीक्वेंसीज की जो साइकिल है 1 सेकंड में 50 बार ये अप एंड डाउन होती रहती है, ठीक है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब देखिएगा आगे ये धारा अल्टरनेटर से प्राप्त की जाती है जिसको हम AC जनित्र पते साथियों, आगे हम उसको भी पढ़ेंगे, ठीक है। इसका यूज जनरली आप सबको पता है, इसका यूज हम घरेलू उपयोग, डोमेस्टिक अप्लायंसेस में, औद्योगिक क्षेत्र, इंडस्ट्रियल एरिया में, ठीक है, तथा प्रकाश, उष्मा, ठंडक, यांत्रिक ऊर्जा प्रदान करने वाले उपकरणों को प्रचालित करने में क्या आता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सबको पता है, इतनी सिंपल सी बात है, ठीक है। आगे देखिए AC तथा DC में बेसिक डिफरेंट क्या होता है, इसके इंटरव्यू क्वेश्चन भी बन जाते हैं वो सारा, ठीक है। उसके बारे में भी आपको पूरा का पूरा पता होना चाहिए। AC क्या है भी अल्टरनेटिंग करंट है, ठीक है। देखिए क्या बोलना चाह रहा है, AC के साथ विद्युत लेपन जैसे बैटरी चार्जिंग ऐसी प्रक्रिया नहीं कर सकते, लेकिन जो DC में भी हम बैटरी चार्जिंग कर सकते हैं, इलेक्ट्रोप्लेटिंग कर सकते हैं, ठीक है। आगे देखिएगा AC को दूर तक भेजना सुविधाजनक होता है क्योंकि इसमें ऊर्जा का ह्रास कम होता है। आप सबको पता हो जनरली अपनी जो ट्रांसमिशन लाइन होती है बड़ी बड़ी 132 kV 400 kV, ठीक है, ये सब क्या होती है साथियों AC होती है, ठीक है। तो आगे आपको पता होगा, ठीक है। तो DC को दूर तक भेजना सुविधाजनक नहीं होता क्योंकि इसमें ऊर्जा का ह्रास अधिक होता है, ठीक है। आगे देखिए तीसरा पॉइंट, इसका परिणाम और दिशा समय के साथ बदलता है, किसका भी है AC का, ठीक है। DC का वो स्थिर होती है, डायरेक्ट होती है, इसका परिणाम और दिशा समय के साथ नहीं बदलता, ठीक है। अब देखिए इन्होंने क्या बताया हमें, आवृत्ति फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज होती है तथा इसके परिवर्तन की छूट मतलब टॉलरेंस कितना होता है प्लस माइनस 3% होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया। DC की फ्रीक्वेंसी 0 होती है, 0 हर्ट्ज होती है, ठीक है। आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है इसमें, क्वेश्चन मतलब अपना 5वां नंबर का पॉइंट है साथियों, इसे पूरे चक्र के लिए AC का औसत मान एवरेज वैल्यू क्या होती है 0 होती है, ठीक है। वहीं DC का औसत मान मूल मान के बराबर होता है,
ठीक है, जो रूट मैन स्क्वायर होता है साथियों उसके मान के बराबर होता है। ठीक है, चुंबकीय प्रभाव पर आधारित अमीटर या वोल्ट मीटर से एसी को नहीं मापा जा सकता क्योंकि इसे एसी का मान शून्य ज्ञात होता है। वहीं चुंबकीय प्रभाव पर आधारित अमीटर या वोल्ट मीटर से डीसी मापा जा सकता है, उसका वास्तविक मान यह दर्शाता है। ठीक है, आगे देखिएगा नेक्स्ट इसमें क्या बोलना चाह रहा है। देखिए साथियों, एसी को मापने के लिए तप्त हॉट वायर मतलब रेड हॉट वायर अमीटर का प्रयोग होता है जो इसका रूट मैन स्क्वायर आरएमएस मान दर्शाता है। वहीं रेड हॉट वायर अमीटर से डीसी भी मापा जा सकता है जो उसका वास्तविक मान दर्शाता है। ठीक है, आगे देखिएगा 8 नंबर क्या बोलना चाह रहा है। एसी को बैटरी में संचयित नहीं कर सकते, मतलब कोई एसी को हम बैटरी में स्टोर नहीं कर सकते, वहीं डीसी को बैटरी में हम स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, आगे देखिएगा एसी के साथ ट्रांसफार्मर का उपयोग करता है, मतलब कि जो ट्रांसफार्मर होता है उसमें ऑलवेज एसी ही दी जाती है। ठीक है, डीसी के साथ ट्रांसफार्मर का प्रयोग नहीं किया जाता। अगर साथियों हम किसी भी ट्रांसफार्मर में डीसी सप्लाई दे देंगे तो वह जल जाएगा। क्यों? क्योंकि साथियों उसमें इंडक्शन नहीं होता। कौन सी डीसी सप्लाई में, जिससे लगाया गया वोल्टेज का मान बढ़ता जाएगा और जो अपना साथियों कुंडली है उसका जो इंसुलेशन है वो क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए साथियों क्या बोलना चाह रहा है इसके बाद में। एसी व डीसी एसी को डीसी में बदलने के लिए रेक्टिफायर लगे हुए होते हैं जिसको ब्रिज रेक्टिफायर बोलते हैं। ठीक है, डिस्टकारी रिजुकारी का प्रयोग किया जाता है, मतलब एसी को डीसी में कौन करता है भैया, कन्वर्ट रेक्टिफायर करता है। ठीक है, डायोड करता है। ठीक है, वहीं डीसी को एसी में बदलने के लिए इन्वर्टर का प्रयोग किया जाता है। तो आई होप साथियों आपका ये 10 डिफरेंट एसी एंड डीसी में आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसमें क्या बोलना चाह रहा है। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं नेक्स्ट इसमें आ रहा साथियों, विद्युत धारा के प्रभाव, इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप सबको पता है, अपने दैनिक जीवन में आप डेली विद्युत धारा मतलब अपना विद्युत धारा के प्रभाव को आप देखते हैं। ठीक है, वहीं उसमें प्रभाव हीटिंग इफेक्ट क्या होता है भैया, जो अपना हीटर है उससे जो पानी गर्म हो रहा है वो हीटिंग इफेक्ट है। ठीक है, वहीं साथियों अपना जो बल्ब है वह क्या होता है साथियों, वह भी मतलब गर्म हो जाता है। ठीक है, तो देखिए साथियों इसका उसमें प्रभाव क्या होता है, जानते हैं इसके बारे में। ठीक है, इस प्रभाव के अनुसार जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो उसमें उष्मा उत्पन्न हो जाती है, विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव कहलाता है। ठीक है, इसकी खोज जूल ने की थी भैया, जूल एक वैज्ञानिक का नाम है। ठीक है, इसकी खोज किसने की थी, जूल ने की थी। इस प्रभाव के अनुसार क्या होता है, इसका जो फार्मूला साथियों हमेशा याद रखना चाहिए आपको, क्योंकि एग्जाम में कई बार पूछता है, इसमें न्यूमेरिकल बनते हैं आई स्क्वायर आर टी। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला भी है ये, एग्जाम की दृष्टि से कई बार क्वेश्चन, इस पे हजारों बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। जो है बराबर क्या होता है, आई स्क्वायर आर टी होता है। आई क्या है, एम्पियर है, विद्युत धारा है। आर क्या है साथियों, उसका रेजिस्टेंस है। ठीक है, लगा उसमें समय सेकेंड में। ठीक है, तो आई होप ये आपको पूरा क्लियर हो गया होगा। आगे चलिए एज बराबर साथियों, अगर देखिए ये फॉर्मूले से आपको कभी आंसर नहीं आ रहा है, मतलब कि अगर पी और टी दिया पावर दिया है तो ये इससे भी आपका आंसर निकल जाएगा। तो इसीलिए देखिए साथियों आप सबको ये तीनों के तीनों फॉर्मूले याद होना चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूले, क्योंकि आई स्क्वायर आर क्या होता है, पी बराबर क्या होता है साथियों आपको पता होना चाहिए। आई स्क्वायर आर टी, आई स्क्वायर आर भी होता है ना, है ना, आपको पता है। पी बराबर वी आई भी होता है। ठीक है, तो उसी के अनुसार देखिए ये एज बराबर क्या हो जाएगा, पी टी एज बराबर वी का स्क्वायर टी बन के आर, एज बराबर वी आई टी। ठीक है, तो यह सब आपको पता होना चाहिए एग्जाम में, प्रेजेंस ऑफ सेकंड में, क्योंकि साथ उतना टाइम रहता नहीं आपको कि वहां पे आप लिखिए इन सब चीजों को, इसलिए दिमाग में ही आप कैलकुलेशन करते आना चाहिए। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है। इसकी खोज जूल ने की थी, इसलिए इसे जूल का प्रभाव के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, वन बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट क्या होता है, तो देखिए साथियों 36 गुणित के 10 पर 5 जूल के बराबर होता है, मतलब कि 10 पर 5 हो जाती है। ठीक है, तो इसका मान आपको याद रखना साथियों, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, आगे देखिएगा ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित उपकरण कौन से होते हैं, जैसे मैंने जनरली आपको बताया था, हीटर बताया था, बल्ब बताया था, विद्युत प्रेस, ये सब क्या भैया अपने हीटिंग इफेक्ट पर आधारित क्या है, अपने इसका उदाहरण हो जाएगा। ठीक है, हीटर, विद्युत प्रेस। ठीक है, तो विद्युत प्रेस भी क्या करती है, देखिए आप जैसे कि देख पा रहे हैं विद्युत प्रेस इलेक्ट्रिक आयरन, जैसे कि आगे यहाँ पे देख पा रहे हैं, इसका डायग्राम भी बना हुआ है, जनरली आप सब इसका यूज करते हैं। ठीक है, देखिए इसके बारे में बताया गया है, इसमें अभ्रक का एक प्लेट होता है जो उष्मा का सुचालक किंतु विद्युत का कुचालक होता है। ठीक है, अब इसमें क्या लगा होता है ये देखिए, जिसमें नाइक्रोम होता है। नाइक्रोम मतलब कह सकती है मिश्र धातु, जिसमें 80% क्या होता है, निकल होता है, 20% क्या होता है भैया, क्रोमियम होता है। ठीक है, 80 प्लस क्या होता है 20 क्या होता है भैया, क्रोमियम होता है। तो ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में लाखों बार पूछा गया है। जो नाइक्रोम है किसकी मिश्र धातु है तथा यह मतलब क्या करती, कहाँ यूज होता है। ठीक है, तो नाइक्रोम का हीटिंग एलिमेंट बनाने के लिए यूज किया जाता है, जो 80% निकल 20% क्रोमियम की कुंडली होती है। जब ये विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो ये गर्म हो जाती है। ठीक है,
तो ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है। नाइक्रोम का प्रयोग, नाइक्रोम का प्रतिरोधकता और गलनांक उच्च होता है। जो नाइक्रोम धातु होती है उसका जो रेजिस्टेंस होता है वह भी हाई होता है तथा उसका गलनांक क्या होता है वह भी हाई होता है। तो जितना ज्यादा रेजिस्टेंस अधिक होगा साथियों उतना उसके जो धारा वहां से बह रही, जो इलेक्ट्रॉन वहां से बह रहे उसके इसमें उतना अवरोध उत्पन्न होगा और उतनी ज्यादा हीट वहां पे उत्पन्न होगी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं इसके बाद में क्या बोलना चाह रहा है। इसमें चीनी मिट्टी एक प्लेट लगा होता है। देखिए ये भी क्या है अपना सिगड़ी है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं हीटर। ठीक है, तो ये हीटर क्या होता है ये सब देखा होगा आपने घरों में। इसमें चीनी मिट्टी का एक प्लेट लगा होता है जो उसमें जो विद्युत दोनों का कुचालक होता है। ठीक है, इसमें भी क्या लगा होता है भैया देख पा रहे हैं आप इसमें, जैसे कि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं इस प्लेट पर नाइक्रोम मतलब वही नाइक्रोम मिश्र धातु उसका यूज किया जाता है। ठीक है, आगे देखिएगा कुंडली मतलब अपना क्या है साथियों बल्ब है। बल्ब क्या होता है इलेक्ट्रिक बल्ब देखिए होगा सबने, सबको पता ही इसके बारे में। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, तो देखिए बोलना चाह रहा है साथियों बल्ब, इसमें कांच का एक बर्तन होता है जिसमें टंगस्टन धातु मतलब जो बल्ब होता है साथियों उसका फिलामेंट का बना होता है, टंगस्टन धातु का बना होता है जिसको डब्ल्यू से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो देखिए साथियों आगे क्या बोलना चाह रहा होता है इस तंतु का गलनांक, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। ठीक है, ये आपको पूरा का पूरा पता होना चाहिए। तो क्या बोलना चाह रहा है देखिए, इसमें कांच का एक बर्तन होता है जिसमें टंगस्टन धातु का बना फिलामेंट होता है। इस तंतु का गलनांक या प्रतिरोध क्या होता है भैया उच्च होता है, परंतु यह उच्च तापमान पर क्या करता है भैया, परंतु यह उच्च तापमान पर ऑक्सीकृत हो जाता है। इसीलिए पहले बल्ब में निर्वात रखा जाता था, परंतु निर्वात में उष्मा का संचरण संवहन द्वारा नहीं हो पाने के कारण टंगस्टन पिघलकर वाष्पीकृत हो जाता है। इसी समस्या को दूर करने के लिए आजकल जो बल्ब होता है उसमें कौन सी गैस भी है, नाइट्रोजन गैस यानी आर्गन गैस भरी जाती है। एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। आगे देखिएगा फिलामेंट का जो तापमान होता है वह 1500 डिग्री सेंटीग्रेड से 3000 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है। आगे देखिए बल्ब में प्राथमिक रूप से विकिरण, मध्य रूप से संवहन और अंतिम रूप से चालन होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्या बोलना चाह रहा है, बल्ब फूटने पर धम की आवाज आती क्यों आती है, कई बार आपको पूछा गया होगा। ठीक है, तो जानते हैं उसके बारे में। बल्ब फूटने पर बाहर से अंदर हवा जाने के कारण आवाज करता है। ठीक है, कभी कभी बल्ब का कांच काला हो जाता है, टंगस्टन के ऑक्सीकरण हो जाने के कारण होता है। ठीक है, आगे देखिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है इसमें, जैसे कि आप इसमें देख पा रहे हैं बल्ब देख पा रहे हैं साथियों, ये आप सभी को पता है, आप सबने देखा है इसके बारे में। ठीक है, आगे चलिए। हाँ, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में लाखों बार ट्रकों में भर भर के पूछा गया है कि जो भी टंगस्टन का गलनांक कितना होता है। समझिए आपको ये 3380 यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, लेकिन आपको एग्जाम में कई बार कितना मिल जाएगा, डायरेक्ट 3400 डिग्री सेंटीग्रेड आपको मिल जाएगा। तो यह भी आपका सही है, तो आपको यह भी लगाना है। ठीक है, 3380 दिया तो ठीक है, नहीं तो फिर 3400 दिया हुआ रहता है। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं चुंबकीय प्रभाव, मैग्नेटिक इफेक्ट क्या होता है साथियों, आप सबको पता है। जो मोटर जनरेटर ये सब क्या होता है भी मैग्नेटिक इफेक्ट, जो सीलिंग फैन होता है ना, ये सब अपना मैग्नेटिक इफेक्ट पे कार्य करते हैं। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या होता है, किसी धारावाही चालक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र पैदा हो जाता है तो यह विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहलाता है। इसकी खोज H.C. ऑस्टेड ने किया था। ठीक है साथियों, आगे देखिएगा इसमें क्या बोलना चाह रहा है। देखिए चुंबकीय प्रभाव पर आधारित उपकरण, भैया बहुत अच्छा है, इसके आधार पर जो उपकरण होते हैं इन सब का हम यूज करते हैं। ठीक है, गैल्वेनोमीटर आप सबको पता है, ये अपना सुषमानी की जो विद्युत धारा होती है ना, उसको मापने के लिए कार्य किया जाता है। अमीटर आप सबको पता है, एम्पियर मीटर जो होता है इलेक्ट्रिक करंट विद्युत धारा को मापने का कार्य करता है। जो क्या करता है साथियों, एक आदर्श अमीटर जो होता है उसका जो रेजिस्टेंस होता है वह क्या होना चाहिए, शून्य होना चाहिए। वही वोल्टमीटर क्या करता है भैया, यह वोल्टेज को मेजर करता है तथा वोल्टमीटर हमेशा जो अपना परिपथ होता है, जो सर्किट होता है इलेक्ट्रिक सर्किट में क्या होता है, ये समांतर क्रम में लगा होता है। अमीटर वही साथी, अमीटर क्या होता है, ये श्रेणी क्रम में लगा होता है। जो वोल्टमीटर होता है भैया वो क्या में लगा होता है, अपना समांतर क्रम में लगा होता है। आई होप आप सबको यह पता ही होगा। विद्युत घंटी, इलेक्ट्रिक बेल, ये भी एक मैग्नेटिक इफेक्ट पे आधारित है। ठीक है, सीलिंग फैन जैसे कि मैंने बोला था, मोटर जनरेटर, यह सब क्या है अपने चुंबकीय प्रभाव पर आधारित उपकरण है। ठीक है, आगे देखिएगा केमिकल इफेक्ट क्या होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है केमिकल इफेक्ट। जो आपके मोबाइल में बैटरी लगी है वह भी साथियों अपना बैटरी जो रासायनिक प्रभाव है उसी के आधार पर वो चलती है। ठीक है,
तो देखिए ये अम्लीय विलयनों में से विद्युत धारा प्रवाहित करने पर विलयन में घुले पदार्थ अपने अवयवों में विभाजित हो जाते हैं। यह विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव कहलाता है। ठीक है, इसमें एक पॉजिटिव सिरा होता है, एक नेगेटिव सिरा होता है, जैसे यहाँ पे देख पा रहे हैं। ठीक है, तो साथियों आगे आपको दिखाते हैं इसके बारे में क्या दिया हुआ। ठीक है, देखिए इसकी खोज भी कौन की थी, माइकल फैराडे ने की थी। बहुत ही अच्छे वैज्ञानिक थे, इन्होंने बहुत बड़ा एक योगदान है साथियों अपने मोटर जनरेटर में। इन्होंने बताया बहुत सारा चीज, जो ट्रांसफार्मर है उसके बारे में बताया। ठीक है, तो जैसा जिसे इसमें लिखा गया है वैसा विलयन जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित हो सके विद्युत अपघट्य कहलाता है। विद्युत अपघट्य में धारा का प्रवाह आयंस मतलब क्या होता है, धन आयन या ऋण आयन के कारण होता है। ठीक है, चलिए आगे क्या बोलना चाह रहा है, तापमान के बढ़ने पर विद्युत अपघट्य का प्रतिरोध घटता है तथा चालकता बढ़ती है। तो देखिए साथियों इसमें जस्ट अपोजिट हो जाता है। अपना जो इलेक्ट्रिक कंडक्टर होता है मतलब जो अपना चालक होता है ना, उसमें क्या होता है, अगर आपका टेम्परेचर क्या हो जाएगा साथियों, इंक्रीज हो जाएगा, तो आपका जो चालकता है ना वो क्या हो जाएगी, मतलब जो चालकता है वो क्या हो जाएगी साथियों, घट जाएगी। ठीक है, वहीं यहाँ पे देखिए क्या होता है, तापमान के बढ़ने पर विद्युत अपघट्य का प्रतिरोध घटता है तथा चालकता बढ़ती है। ठीक है, तो ये अच्छा इसमें एक मतलब बहुत ठीक है, ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछता है। ठीक है साथियों, टेम्परेचर बढ़ेगा, प्रतिरोध घटेगा, चालकता बढ़ेगी। ठीक है, आगे देखिएगा, जिस बर्तन में विद्युत अपघटन की क्रिया होती है उसे अपघटनी सेल या इलेक्ट्रोलाइटिक सेल या फिर वोल्टामीटर बोलते हैं। तो ये साथियों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछा गया है कई बार। ठीक है, अपना एलए हो गया, एमपीटीओ हो गया, या फिर अपना साथियों बोलना चाहिए जितनी भी एग्जाम होती है उसमें पूछा गया। ठीक है, अब देखिए आगे एफईडी ये जो होता है डेस्टिनेशन सिस्टम होता है। ठीक है, फैराडे का विद्युत अपघटन का नियम साथियों, इससे भी क्वेश्चन कई बार हजारों बार पूछा गया है। ठीक है, ये क्या होती है भैया इसके बारे में जानते हैं। विद्युत अपघटन की क्रिया में कैथोड पर जमा धातु का द्रव्यमान अपघटन से प्रवाहित आवेश Q के क्या होता है, समानुपाती, मतलब कि m प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा, Q हो जाएगा। चूंकि Q बराबर क्या होता है साथियों, आपको पता होना चाहिए Q बराबर क्या होता है साथियों, जैसे कि इसमें आप देख पा रहे हैं IT हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए है ना, तो इसका मान यहाँ पे रख देंगे। ठीक है, अब देखिए भैया ये m बराबर क्या हो जाएगा, m प्रोपोर्शनल IT हो जाएगा ना, I क्या है विद्युत धारा, T क्या है समय है। ठीक है, तो साथियों इन्होंने क्या किया, ये जो अपना प्रोपोर्शनल का साइन हट गया तो एक क्या लग जाएगा Z, यहाँ पे क्या नियतांक है जो क्या है एक विद्युत रासायनिक तुल्यांक है। तो इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा साथियों, m बराबर क्या हो जाएगा ZIT, ये आपका क्या हो गया अपना फैराडे विद्युत अपघटन का पहला नियम हो गया। ठीक है, याद रखिएगा कई बार लाखों बार एग्जाम में यह पूछा गया है। ठीक है, जेड के धातु का विद्युत रासायनिक तुल्यांक, इसका मात्रक क्या होता है, किलोग्राम प्रति कूलम होता है। ये स्पेशली याद रखिएगा, एग्जाम में कई बार पूछा गया। एक फैराडे बराबर 96,500 कूलम होता है, यह भी एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे चलिए साथियों, उसके बाद क्या हो जाएगा अपना, एक चीज ये देखिए यहाँ पे I बराबर Q अपन के T होता है साथियों को, इसको भी याद रखिएगा। Q क्या साथियों चार्ज है, T क्या है सेकंड है। ठीक है, तो फिर क्या मतलब Q बराबर क्या हो जाएगा IT हो जाएगा ना, तो वही Q का मान यहाँ पे देखिए IT यहाँ पे रखा गया है। ठीक है, तो क्लियर हो गया होगा आपको। ठीक है, आगे चलिएगा नेक्स्ट, इसमें देखिए रासायनिक प्रभाव पर आधारित उपकरण कौन से होते हैं, जैसे कि आप सबको पता है जो सेल होता है रासायनिक प्रभाव पर आधारित होता है, विद्युत लेपन, धातु निष्कर्षण, यह सब क्या रासायनिक प्रभाव पर आधारित उपकरण है। ठीक है, आगे देखिएगा नेक्स्ट इसमें क्या बोलना चाह रहा है, ये विद्युत मुद्रीकरण, तो विद्युत सेल की जरूरत ज्ञात करने में। ठीक है, तो साथियों आगे देख पा रहे जैसे कि विद्युत लेपन क्या होता है इसके बारे में जानेंगे, स्पेसिफिक क्वेश्चन कई बार एग्जामों में पूछा गया। ठीक है, जैसे कि आप देख पा रहे विद्युत लेपन, जिस धातु का परत चढ़ाना होता है उसका एनोड लेते हैं तथा जिस पर चढ़ाना होता है उसका कैथोड लेते हैं। साथियों एग्जाम्पल मतलब एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट याद रखिएगा। फिर इसी धातु का विद्युत अपघट्य भी लेते हैं, जब अपघट्य में विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो एनोड में विद्युत अपघटन से तथा अपघट्य से कैथोड पर जमा होता है, जबकि धातु कैथोड पर जमा हो जाती है तथा एनोड धीरे धीरे पतला हो जाता है। देखिए इसका डायग्राम भी यहाँ पे बना के दिया हुआ है। ठीक है, आगे चलिए साथियों, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से उठ के आता है भैया किरचॉफ का लॉ। इसको बहुत बार एग्जाम में हजारों बार एग्जाम में पूछा गया है। किरचॉफ मतलब इनके जो दो नियम है केसीएल तथा केवीएल। ठीक है, किरचॉफ करंट लॉ तथा किरचॉफ वोल्टेज लॉ। ठीक है, जानते हैं पहले नियम के बारे में भैया। प्रथम नियम क्या बोल रहा है, केसीएल, इसको जंक्शन लॉ भी बोलते हैं, नोड लॉ भी बोलते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा
बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार हजारों बार एग्जाम में पूछा गया। इस नियम के अनुसार किसी खुले परिपथ में या किसी विद्युत परिपथ के किसी भी संधि पर, किसी भी जंक्शन पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है, मतलब कि समेशन आई बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए इसके अनुसार ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार इसका फॉर्मूला, इसके बेस पे क्वेश्चन, इसके बेस पे बहुत सारा चीज दिया जाता है। ठीक है, इसे बिंदु नियम भी बोला जाता है। यह नियम आवेश संरक्षण या फिर धारा संरक्षण के सिद्धांत पे आधारित हो। साथ ही ये याद रखिएगा आप, यह नियम आवेश संरक्षण तथा धारा संरक्षण के सिद्धांत पे आधारित होता है। ठीक है, तो देखिए ये स्टेप्स इसका बनता है फिगर, कई बार एग्जाम में इसके ऊपर में क्वेश्चन आए हुए, तो ये फॉर्मूला याद रखिएगा आप साथियों। ठीक है, आगे चलिए, इसके बाद जैसे ऑप्शन दिया हुआ ये सॉल्व कर सकते हैं आप चाहे तो इसको, ये आने वाली धारा तो जाने वाली धारा, ठीक है, आने वाली धारा प्लस होगी, जाने वाली धारा माइनस में हो जाएंगे। ठीक है, देखिए ये आई थी का इसमें वैल्यू दे दिया 28 एम्पियर, बहुत सरल है, कुछ नहीं सर, मान रखना है इसका। ठीक है, और जो जा रहा है उसको माइनस में रखना है। ठीक है, अब चलते हैं भैया, सेकंड नियम क्या बोलता है, द्वितीय केवीएल। ठीक है, इसको लूप ला बोलते हैं, इसको मेश ला बोलते हैं, इसको करंट किरचॉफ वोल्टेज ला बोलते हैं। ठीक है, ये देखते हैं किस नियम पे कार्य करता है। किसी बंद परिपथ या किसी विद्युतीय परिपथ में किसी भी लूप पर मिलने वाली समस्त वोल्टेज का बीजगणितीय योग क्या होता है, शून्य होता है। ठीक है, आगे चलिए साथियों, इसके बारे में और क्या लिखा हुआ जानते हैं। ठीक है, यह ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित होता है। फिर ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर यह क्या करता है, कार्य करता है। वो ऊर्जा साथियों वो आवेश पे था, ठीक है, वो क्या था साथियों, आवेश और धारा संरक्षण के सिद्धांत पे करंट था, लेकिन ये अपने जो केवीएल है, किरचॉफ वोल्टेज लॉ, ये भी ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पे कार्य करता है। इससे लूप हमेशा बंद परिपथ होता है, मेश एक वैसे बंद परिपथ जिसके अंदर कोई दूसरा परिपथ नहीं हो, उसे मेश कहते हैं। सारा मेश लूप होगा, लेकिन सारा लूप मेश नहीं हो सकता। तो साथियों ये आपको समझ आ गया होगा, बहुत इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। ठीक है, आगे चलिएगा, इसमें दिया हुआ केवीएल विधि से विद्युत परिपथ को हल करने की विधि। बैटरी में प्लस से माइनस की ओर चलते हैं तो बैटरी का माइनस ऋणात्मक लेते हैं, वहीं बैटरी में माइनस से प्लस की ओर चलते हैं तो प्लस धनात्मक सिरा लेंगे। जब इसको हम इसके जो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो उसमें यह यूज किया जाता है। ठीक है, इसमें साथियों देखिए क्वेश्चन भी बना के दिया हुआ है, आप इसको हल कर सकते हैं, बहुत ही सरल है, ज्यादा कुछ नहीं, जैसा बोला है यहाँ पर बना के भी दिया है साथियों, आप इसको कर सकते हैं। ठीक है, आगे देखिएगा, इसके बाद में क्या बोल रहा है, गांठ मतलब नोट क्या होती है। एक जंक्शन होता है जहां दो या दो से अधिक शाखाएं होती है। ठीक है, आगे देखिए इसके बाद क्या दिया है साथियों, कुछ महत्वपूर्ण तथ्य दिए गए। ठीक है, खुला परिपथ एंड इसको ओपन सर्किट बोलते हैं। साथियों देखिए, इससे कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि ओपन सर्किट में करंट एंड रेजिस्टेंस क्या होता है। तो ओपन सर्किट में साथियों करंट शून्य, मतलब कि आपका साथियों ओपन सर्किट में करंट जो है अनंत होगा, तो रेजिस्टेंस क्या होगा साथियों, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए साथियों इसमें लिखा हुआ है। ठीक है, क्या लिखा हुआ है, खुला परिपथ में विद्युत धारा का मान शून्य होता है तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा। वहीं आपका जो शॉर्ट सर्किट परिपथ है भैया, उस कंडीशन पे क्या होगा, शॉर्ट सर्किट में साथियों रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। वहीं जो धारा है वो क्या हो जाएगी भैया, इन्फिनिटी, मतलब कि अनंत हो जाएगी शॉर्ट सर्किट में। तो ये एग्जाम में लाखों बार पूछा गया है, खुला परिपथ शॉर्ट सर्किट में, खुला परिपथ में क्या होता है, शॉर्ट सर्किट में क्या होता है। ठीक है, देखिए आगे, खुला परिपथ में वोल्टेज का मान शून्य होता, शून्य, देखिए इसमें क्या बोलना चाह रहा है, ये लिखा हुआ है, खुला परिपथ में वोल्टेज का मान शून्य नहीं होता है ना, करंट का मान शून्य होता है, याद रखिएगा। ठीक है, खुला परिपथ में विद्युत धारा का मान शून्य होता है, खुला परिपथ में वोल्टेज का मान शून्य नहीं होता। ठीक है, वहीं खुले परिपथ में जो रेजिस्टेंस होता है भी वो क्या होता है, इन्फिनिटी होता है, अनंत होता है। वहीं शॉर्ट सर्किट की बात करेंगे तो जस्ट इसका अपोजिट हो जाएगा, मतलब कि शॉर्ट सर्किट में क्या होता है साथियों, रेजिस्टेंस 0 हो जाएगा और जो धारा है वह क्या हो जाएंगे, इन्फिनिटी हो जाएंगे। 1 कूलम का मान कितना होता है, 2 देखिए साथियों इसमें 1 कूलम की वैल्यू दिया है, 1 कूलम बराबर 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन इसका मान हो जाएगा। ठीक है, वहीं 1 फेरेड बराबर 96,500 कूलम हो जाएगा। ठीक है, देखिए साथियों आगे आप सबको पता है कि जो आपके घर में बिजली आती है ना, उसका आपको यूनिट निकालने का भी फार्मूला याद होना चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट। आप अपने घर की
कितनी खपत हो रही है वह सब निकाल सकते हो। तो देखिए इसमें लिखा हुआ है घरों में व्यय विद्युत की माप, घरों में व्यय विद्युत की माप किलोवाट घंटा या यूनिट में कैलकुलेट की जाती है। तो किया गया मतलब देखिए इसमें लिखा है kWh बराबर क्या हो जाएगा, कुल शक्ति मतलब कि वाट यूनिट के समय बटे के 1000। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला है, आप इसको याद रख सकते हैं। इससे आप घर की यूनिट तथा एग्जाम में इस पे बनने वाले क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, देखिए ये क्वेश्चन भी दिया हुआ है बना के, चाहिए तो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। साथ ही बहुत ही सरल है, कुछ नहीं, यहाँ पे फॉर्मूले में मान रखना है वाट यूनिट के घंटे बटे के 1000 बस। ठीक है, कुल शक्ति बटे के समय इंटू अपॉन के 1000। ठीक है, इसका मान रख के आप कैलकुलेट करके इसका आंसर निकाल लेंगे। ठीक है, ये आंसर इसका आ गया। ठीक है, वही जो अपना 3 फेज मतलब अपना सिस्टम होता है उसमें RYB, ठीक है, 3 फेज होते हैं तथा एक ग्रीन का क्या होता है भूसंपर्कन और ब्लैक का क्या होता है न्यूट्रल होता है। इन तारों का भी आपको नॉलेज होना चाहिए, एग्जाम में इसके बेस पे भी कई बार बेसिक से क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, कि जो न्यूट्रल होता है, न्यूट्रल वायर का कलर कैसा होता है। ठीक है, आगे देखिएगा उच्च वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइन में भू संपर्क चालक रहता है, इसके बाद फेज। ठीक है, मतलब कि जो आपने देखा होगा साथियों, जो अपनी ट्रांसमिशन लाइन होती है ना, आपने देखा होगा। ठीक है, तो वहां पे जो सबसे ऊपर का जो तार जाता है वो क्या होता है, अर्थिंग का होता है। और जो ये चलते साथियों ये आपकी लाइन के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको 132 की 400 की 750 की 765 की है। ठीक है, तो ये आपको क्लियर हो गया। देखिए कुछ महत्वपूर्ण बातें लिखा हुआ है, ये अपना मतलब बुक ने साथियों, इसको भी पढ़ लेते हैं। किसी व्यक्ति को सुरक्षित रहने के लिए अधिकतम 9 मिली एम्पीयर विद्युत धारा उपयुक्त है। ठीक है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, मानव शरीर का प्रतिरोध लगभग जब कब साथियों भीगी अवस्था में है तो उसका क्या होगा 1000 ओम होगा, लेकिन जब वो सूखा हुआ है तब 50,000 से 1,00,000 ओम तक होता है। ठीक है, वही केल्विन ब्रिज का उपयोग क्यों करते हैं भैया, निम्न प्रतिरोध को मापने के लिए किया जाता है। अगर दो तार समांतर में एक ही दिशा में धारा प्रवाहित हो तो वे एक दूसरे को क्या करेंगे भैया, आकर्षित करेंगे। ठीक है, चलिए साथियों आज ये चैप्टर खत्म हो जाएगा आपका बेसिक इलेक्ट्रिसिटी का। ठीक है, पानी में अगर सप्लाई, देखिए बहुत अच्छा लिखा है, पानी में अगर सप्लाई के 2 तारों को डाला जाए और दोनों तार के पास में बुलबुले बनते हैं तो वह सप्लाई डीसी और यदि बुलबुले बने बिना पानी गर्म हो रहा है तो वो क्या हो जाएगा एसी सप्लाई। ठीक है, घरों में लगे उपकरण विद्युत सप्लाई के साथ समांतर में लगे होते हैं, इसका एक कारण एक समान वोल्टेज। ठीक है, तो जनरली आप सबको पता ही होगा जो घरों की वायरिंग होती है समांतर क्रम में होती है, क्योंकि भैया हम जितने भी हमारे इक्विपमेंट होते हैं वो 230 वोल्ट की सप्लाई पे चलते हैं। ठीक है, तो उनको क्या होता है सभी को 230 वोल्ट सप्लाई चाहिए होता है, मतलब सिंगल फेज की सप्लाई चाहिए होता है। तो एक जो समांतर क्रम होता है उसमें क्या होता है सभी को वोल्टेज समान मिलता है, तो धारा क्या होती है अपने अनुसार लगती है, भिन्न भिन्न होती है। तो देखिए साथियों इसके बाद में ये आ जाते हैं अपने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जिसको मैं आपको कल से कराना स्टार्ट करा दूंगा। ठीक है, तो साथियों आई होप कि आपका जो बेसिक इलेक्ट्रिसिटी का था इसके मतलब कुमार प्रकाशन की बुक है साथियों, इससे 3 से 4 क्लास ले चुका हूँ। ठीक है, पहले भी हो चुकी है, तो इसमें आपको पूरा का पूरा जो बेसिक इलेक्ट्रिसिटी का कवर हो जाएगा जो इस एग्जाम मतलब बुक में दिया। ठीक है, अब आगे चलेंगे सर, आप नॉन क्या में चलेंगे साथियों, अपना इसका जो न्यू टाइप है वो आपको करा दूंगा पूरे के पूरे। ठीक है, तो साथियों इसी टाइप की वीडियो तथा ट्रांसफार्मर से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए चैनल को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। दोस्तों आप सबको प्यार धन्यवाद।